भारत की स्टेट कर्नाटका में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है वो वहाँ पर हिजाब का आ रहा है। रियासत ने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनने वाली बच्चियों को आने की इजाज़त नहीं देंगे। ये वही मसला हुआ जो हमारे कनाडा के प्रोविंस क्यूबेक में हुआ। उन्होंने कहा कि जो भी रिलीजियस सिंबल यूज़ करेंगे उनको सरकारी मुलाजमतों में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं। ये है सेकुलरिज्म की इनफैक्ट एक्चुअल डेफिनेशन जो क्यूबेक में हुआ कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को अलग अलग रखेंगे। अब इस्लाम में हिजाब कितना ज़रूरी है ये एक अलग डिबेट है। क्या मुसलमान लड़कियों का ये कहना या उनके जो प्रोपोनेंट्स हैं उनका ये कहना कि ये उनकी शनाख्त की बात है, तो सवाल ये उठता है कि बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां औरतें तो हिजाब नहीं लेती, क्या वो मुसलमान नहीं? हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं दिल्ली से बहुत ही नामी ग्रामी हस्ती अमर जैदी साहिबा। मैं उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। आप भी मेरी तरह मुसलमान हैं और हिजाब नहीं लेती, आपकी शनाख्त भी तो मुसलमान है। क्या इस्लाम को हमने कोई 1450 साल पहले लेकर जाना है? कुरान शरीफ को मैंने भी मुतअद्दद बार पढ़ा, आपने भी पढ़ा। उसमें ठीक है सर ढांपने की बात ज़रूर है, मगर उसमें बुर्का लेने की बात नहीं है। लेकिन जब रियासत ने तय किया, यानी उस स्टेट ने तय किया कि सरकारी स्कूलों में बच्चियों को हम सेकुलर तरीके से आने देंगे, तो ये वाली सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्यों कबूल नहीं कुछ लोगों को? बहुत शुक्रिया अतायर साहब, आप मुझे इनवाइट करने का और अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। और दूसरी बात जो मैं आती हूँ आपके सवाल पर, हम अगर बात करते हैं कि रियासत ने या जो स्टेट है कर्नाटका उसने ये डिसाइड किया कि अब ऐसा नहीं होगा। हम बात करते हैं कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983, जिसका क्लॉज 133 है। उसके हिसाब से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको ये अथॉरिटी है कि वो अपना ड्रेस कोड डिसाइड कर सके, और ये उनका अपना प्रोग्रेटिव है कि वो क्या किस तरह के नियम कानून वहाँ पे लागू करना चाहते हैं। और हम दुनिया के हर कोने में जितने भी स्कूल कॉलेजेस होते हैं, हर जगह के एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उनको अपनी तरीके से अपना स्कूल कॉलेज चलाने का अधिकार होता है कि किस तरह के वो कपड़े और किस तरह का ड्रेस कोड यूनिफॉर्म जिसकी हम बात करते हैं वो पहनने की बच्चों को इजाजत देते हैं। जब ये पहले से कानून है, सालों से चलता आ रहा है, अचानक से कुछ लड़कियां अभी लगभग आज से कुछ 1 महीना पहले बुर्का पहन के आना शुरू कर देती हैं। जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का रोकता है कि ये अलाउड नहीं है स्कूल में, क्योंकि इस यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि हम अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को पीछे छोड़कर आए। स्टूडेंट्स का हम पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जाते हैं ताकि हम आगे चलकर जिंदगी में एक बेहतर इंसान बन पाए। यूनिफॉर्मिटी हमें बचपन से चीजें बच्चों को सिखा रहे होते हैं, चलना, खाना, कैसे एक दूसरे को ट्रीट करना है, बड़ों के साथ कैसे रहना है। अमीर गरीब का फर्क मिटाने के लिए बच्चों को ये सारी चीजें स्कूल में सिखाई जाती है ताकि हम सबको एक नजर से देखें। जब हम पहले से ही खुद को एलिनेट कर लेते हैं बाय वेयरिंग बुर्का और हिजाब, और उसके बाद हम यूनिफॉर्मिटी की और इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये हिपोक्रेसी खुद अपने आप में हो जाती है। क्योंकि जो हमें नजर आ रहा है कि कुछ लड़कियां पहले बुर्का पहनना शुरू कर देती है, फिर उसके बाद वो 100 हो जाती है, फिर सड़कों पे उतर आती है, फिर वो कोर्ट जाती है, फिर प्रोटेस्ट करती है, मीडिया के सामने आती है। फिर दूसरी तरफ से जो दूसरा ग्रुप है वो भी कहता है अगर आप अपना धार्मिक पहचान लाने की कॉलेज में इजाजत रखते हैं, स्कूल में लाने की, तो मेरा भी एक धर्म है, मेरा भी धर्म कहता है कि मुझे भगवा पहनना है या पगड़ी पहननी है या जो कुछ भी करना है। सबके अपने एक धार्मिक कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम पहन सकते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं होता है। इनफैक्ट जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें मेहंदी, मेकअप, कलरफुल हेयर एक्सेसरीज कुछ भी लगाने की इजाजत नहीं होती थी। जो यूनिफॉर्म में है वही पहन के जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा जो अधिकार है कि आप मेकअप या जो साज श्रृंगार की चीजें होती हैं उनकी मनाही है, लेकिन आप स्कूल में ये सारी चीजें नहीं कर सकते। आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या पहनना है, नहीं पहनना है, जो भी करना है कर सकते हैं। बात सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे होगी।
जी, आपने कहा कि बात असल में इक्वल राइट्स की है। जब इक्वल राइट्स की बात है तो ये कहना कि हिजाब और इवन ये कहना कि बुर्का तक की हमें परमिशन होनी चाहिए, तो दूसरे के भगवा कलर के सिर्फ स्कार्फ को ही हमने कबूल नहीं करना। जब कोई भगवा कलर का स्कार्फ पहनेगा तो वो इंतहा पसंद हिंदू हो जाएगा। और जब हम अपनी बात करेंगे जो कि एक्चुअली इस्लाम में कोई बुरके की तो कोई है भी नहीं, प्रोविजन भी नहीं है, तो फिर वो कहते हैं जी ये हमारा राइट ये है। तो अपना राइट लेना है, दूसरे का राइट तस्लीम नहीं करना, इसको आप कैसे देखती हैं? जो हम देखते हैं सेक्युलरिज्म की जो बात होती है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया है, और लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलते हैं उनकी बात करते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन विद एवरी राइट कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात नहीं करते। हमारे अधिकार, हमारी हुकूक, जब तक मेरे अधिकार है, जब तक मैं आपके अधिकारों में घुस नहीं रही हूँ या उसका वायलेशन नहीं कर रही हूँ, लोग इस बात को नहीं समझते हैं। और यही वजह है कि लोग सेक्युलरिज्म का मतलब बहुत अपने हिसाब से अपने उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। धर्म निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म जो हम कहते हैं उसका मतलब ये होता है अब हर धर्म से ऊपर उठकर एक जैसे इंसानों की तरह रहना, ह्यूमैनिटी जो एस्पेक्ट होता है उसकी हम बात करते हैं। लेकिन जब आप पहले ही अपनी धार्मिक पहचान लेकर जाते हैं बाहर, और उसके बाद आप अपनी इक्वालिटी की आप डिमांड करते हैं, और आप जब दूसरा भी अपनी धार्मिक पहचान इस तरह के लेकर आता है तो आपको एक वायलेशन लगता है। हाँ, मानते हैं कि जिस तरह से स्कूल में इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, लड़की के ऊपर लोगों ने नारेबाजी की, तो वो चीजें हम मानते हैं गलत है। लेकिन जिस तरह से आप इसका पोलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का इसको सपोर्ट मिल रहा है, ये पूरी तरीके से स्टेज लग रहा है। आप देखिए, कुछ लड़कियां पहले बुर्का पहन के आना शुरू होती है, फिर वो बहुत सारी होती है, फिर वो कोर्ट पहुंच जाती है। कोर्ट में बड़े बड़े लॉयर्स भी उनके लिए लड़ने लग जाते हैं, जो कि बहुत महंगे लॉयर्स होते हैं। तो ये पूरी तरीके से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में 5 स्टेट्स में चुनाव है, जिसमें यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है और गोवा है। तो ये बहुत मौका है। चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ये सारी चीजें होना अपना आप ये दर्शाता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है, जिसको एक खतरनाक अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, जो कि अक्सर होता है। हमने देखा ट्रिपल तलाक का जब वक्त था, जब हम लोग लड़ते थे इसके लिए, तो कहते थे कि ये एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, इसको आप टच नहीं कर सकते, शरीयत में मुदाखलत नहीं हो सकती, और आप कौन होते हैं, ये हमारा घर का मामला है। हर चीज घर का मामला हो जाता है, लेकिन आपको संविधान के तहत आपके सारे अधिकार चाहिए। अगर आपके घर का मामला है तो आप उसको घर में इसको खत्म कर लीजिए, सुलटारा कर लीजिए। फिर जब आप कोर्ट पहुंच जाते हैं लेकर, तो फिर आपके घर का मामला नहीं रह जाता। और हम जब बात करते हैं, अब शाहीन बाग आपने देखा, आज से 2 साल पहले, ठीक कोरोना से पहले, हमने देखा कि दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों तक यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, और किस तरह से वो लोगों को परेशानी हुई, किस तरह क्या क्या चीजें दिल्ली ने फेस की उस प्रोटेस्ट की वजह से, कितना कुछ झेलना पड़ा। यहाँ पे आग सुलग गए, दंगे दहक गए, और उसके वही वजह थी कि अफवाहों का बाजार गर्म था। लोग जितने भी जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, वो कहते थे कि भाई सारे मुसलमानों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। लेकिन आज तक किसी की सिटीजनशिप गई है? बिल्कुल नहीं। यही एक बिल्कुल सेट पैटर्न है कि आप लोगों में अफवाह फैलाइए कि एक पर्टिकुलर पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, आप विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दीजिए, लोगों को इनसिक्योर करना शुरू कर दीजिए, लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आना शुरू हो जाती है, लोग यूनाइट हो जाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और इसके पीछे हमारे देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस मामले को भी पूरी तरीके से सपोर्ट दे रही है। तो देखिए, अभी आपने पीछे कहा कि कर्नाटका में सिविल यूनिफॉर्म का जो मामला वो पहले से था, तो ये जो अभी बड़ा है मामला, एकदम से इशू बड़ा है, ये एकदम से बड़ा है या पहले परमिशन थी कि जी ठीक है आप हिजाब लेके आ सकती हैं, फिर स्टेट ने कहा कि हमारे पास तो लॉ मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? तो सिचुएशन ग्राउंड पे क्या है? देखिए, हर स्कूल का एक अपना यूनिफॉर्म होता है, ये सब हम जानते हैं। दुनिया में हर स्कूल का यूनिफॉर्म होता है जो एक पहले से होता है। अचानक से कुछ लड़कियां स्कूल में बुर्का पहन के आना शुरू कर देती हैं, उनको बुर्का पहनना होता है, बुर्का पहनने आना शुरू कर देती हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि ये अलाउड नहीं है, जो कि पहले से रूल है, सब जानते हैं कि स्कूल में क्या चीजें अलाउड है और क्या नहीं है। फिर वो लड़कियां 6 की 100 हो जाती हैं, वो कोर्ट पहुंच जाती हैं, और कोर्ट में PIL, हाई कोर्ट में PIL दायर हो जाती है, और उनके लिए महंगे वकील भी कोर्ट में उतर आते हैं और बड़ी बहस होती है। और
पूरे इंटरनेशनल लेवल पे छा जाती हैं। और अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान के जो इंडियन वहाँ पे एम्बेसडर, उनका हाई कमिश्नर, जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, उन्होंने उनको नोटिस भी किया, समन किया है कि आप इस मामले, जो हिजाब का पूरा मामला चल रहा है, उस पर जवाब उनसे मांगा है। तो ये सारी चीजें पूरी तरीके से, मलाला यूसुफजई का बयान है या फवाद चौधरी का, आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान जो एक हिजाब का मसला है, जो कि एक्चुअली पहले से नियम कानून बना हुआ है, उसमें जिस पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का कोई सुनने पूछने वाला नहीं है, वो यहाँ के मामलों में घुस जाते हैं, जो साफ तरीके से दिखाता है कि ये पहले से सेट है, किस तरह से इसको भड़काने की और किस तरफ ले जाने की इसको साजिश की जा रही है। तो जो वहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी है जिससे आपका भी ताल्लुक है, आप एक सेकुलर ज़िंदगी गुजारती हैं, मैं भी भारत आता जाता रहता हूँ, मेरे भी बेशतर मुसलमान दोस्त हैं, बहुत सेकुलर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो जो मुसलमान कम्युनिटी का ओवरऑल रिएक्शन है इस इशू पे, वो कैसा चल रहा है? देखिए, ओवरऑल तो यहाँ पे लोगों को यही लग रहा है कि जिस तरह से कुछ जो सेक्युलर पार्टीज हैं वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि भाई देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुसलमानों की दुश्मन है, और आप एक तरफ हो जाइए, यूनाइट हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कीजिए। ये सिर्फ ये राजनीति के चलते, पॉलिटिक्स के चलते किया जा रहा है, ताकि मुसलमानों को इकट्ठा करके, क्योंकि अभी यूपी में कल ही सुबह से पहले चरण के चुनाव हैं, और ठीक 2 दिन पहले इस तरह की चीजें होना, इसके पीछे हम देखते हैं कि जैसे उस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, सबसे पहले असद ओवैसी आते हैं और यूपी में बड़े मंच से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि वो शेरनी है, और उसकी हिम्मत की दाद देते हैं, उसकी हिम्मत की अफजाई करते हैं। और ये सारी चीजें साफ तौर से दिखाती हैं। और जो मदनी है हमारे, जिनको आप शायद जानते भी होंगे, बड़े राउंड स्कॉलर है, उन्होंने उसको 5 लाख रुपए का इनाम देने को अनाउंस किया है। तो इसके पीछे सारी चीजें साफ हैं। मुसलमानों को तो यही उनके दिमागों में ये डाला जाता है, उनके अंदर ये भावना, ये फीलिंग डाली जाती है कि आपको, जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपके दुश्मन है, और आप एक साथ हो जाइए और हमारे साथ आ जाइए। ताकि मुस्लिम वोट बैंक, हम यूपी की बात करते हैं, यूपी में ओवरऑल अगर हम देखें तो 22 से 23% लगभग मुस्लिम वोट्स हैं। तो वो बड़ा मैटर करता है, वो नंबर्स काफी मैटर करती है, और ये सारी चीजें उसी तरफ इशारा करती है। क्योंकि हम अगर यूपी के चुनाव की बात करते हैं, यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम स्टेट पॉलिटिक्स की बात करें, या फिर हम सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो गवर्नमेंट, जो सेंटर पॉलिटिक्स होती है उसकी भी बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है, ताकि सारी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो एक साथ होकर बीजेपी को हरा सकें। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल है, ये महिला अधिकार का या महिलाओं के हुकूक की बात नहीं हो रही है, ये पूरी तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इट्स एसेंशियल टू इस्लाम, इट इज एसेंशियल प्रैक्टिस, which actually is not. You also know that you are also Muslim, and we have all read Quran, and we know that what Quran says about doing hijab, and what is it is about covering your head or what not. But the thing is that बात वही आ जाती है कि आप किस तरह से एक रिग्रेसिव माइंडसेट को एक धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिस बनाकर इस देश में, जहां पर सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता जिसको हम कहते हैं वो चलता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि आप धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक महिलाओं को आप पीछे धकेल दीजिए जहां से वो उठ ही ना पाए। हमने अफगानिस्तान में देखा कि महिला जिनका चेहरा खुला हुआ था उनकी गर्दनें चौराहों पर काट दी गई। ईरान में महिलाएं रिवोल्ट करती हैं कि वो हिजाब से आजादी पा सकें। सऊदी अरबिया में कितनी सारी महिलाओं ने रिवोल्ट किया, लेकिन हमारे देश में उल्टा ही हो रहा है कि उनको ऑप्रेस करने के लिए उनको आजादी चाहिए कि महिलाओं को ऑप्रेस किया जाए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे इस देश की, जो सेक्युलर फैब्रिक की हम बात करते हैं उसका। देखिए, आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली सेकुलरिज्म के गलत मीनिंग हैं भारत में, और उससे ये मुराद लिया जाता है कि जो मुसलमान बच्चियां हैं उनको हम रेग्रेसिव बना दें, उनको हम बैकवर्ड कर दें, और फिर उनको हम अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करें। आपने अभी पीछे बात की कि ये एक पूरा एक पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा लगता है, जिसमें इवन पाकिस्तान का भी रिएक्शन है, मलाला यूसुफजई का भी है। मलाला यूसुफजई की मैंने आज तक कभी कोई ट्वीट नहीं देखी जिसमें पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के खिलाफ जो कुछ होता है उस पर कभी उसने एहतजाज किया हो। ठीक है, मलाला यूसुफजई की मैंने आज तक कोई ऐसी ट्वीट नहीं देखी जिसमें सिख बच्चियों के साथ जो पाकिस्तान
पाकिस्तान में जुल्म होता है उसके बारे में उसने बात की हो, लेकिन वो इतनी सेलेक्टिव हैं कि वो भी पपेट बनी हुई हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में। तो इसके बारे में भारत के अंदर क्या फीलिंग है? देखिए, हम सब जानते हैं कि मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज जरूर मिल गया। वो शायद सेटिंग या जो कुछ भी होता है, उन्होंने ऐसा कोई तो काम नहीं किया था जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया जाता, बट जो भी है ठीक है, मिल गया। लेकिन अगर वो उनको मिला है तो कम से कम वो उसकी गरिमा को मेंटेन करे। अगर आपको लगता है कि आप महिलाओं के अधिकारों के लिए, एजुकेशन के लिए लड़ती हैं, आप पहले तो इस बात को कहती है कि बुर्का अनकंफर्टेबल होता है, आप खुद भी बुर्का नहीं पहनती हैं। लेकिन भारत जो सेक्युलर है, जहाँ पर लोग इस तरह की सोच, इस तरह की माइंडसेट नहीं रखते, उनको आप कहते हैं कि लड़कियों को इजाजत होनी चाहिए बुर्का पहन के कॉलेज जाने की, स्कूल जाने की। आप जैसे कि आपने कहा, हम भी इस बात को कहते हैं, हमारे देश में सब जानते हैं कि मलाला सिर्फ सिलेक्टिव चीजों पर आती है। जब किसान आंदोलन के समय हमने देखा मलाला यूसुफजई का ट्वीट आया। अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता आ रहा है, मलाला यूसुफजई का कोई ट्वीट नहीं आता। पाकिस्तान में जैसा कि आपने भी कहा, हम सब जानते हैं कि जो वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख्स है या क्रिश्चियंस है, उनके साथ क्या होता है। या फिर बहुत सारे मुसलमान भी है जिनको पाकिस्तान में मुसलमान नहीं माना जाता, जिनको काफिर की कैटेगरी में रखा जाता है। शिया है, उसमें हजारा की हम बात कर ले या फिर हम अहमदिया की बात कर ले, उनके साथ क्या होता है। मलाला यूसुफजई बिल्कुल खामोश रहती है। या फिर आप चाइना, जो पाकिस्तान का बहुत सगा दोस्त है, वहां पे उगिर मुसलमानों के साथ क्या होता है, मलाला यूसुफजई को पता ही नहीं है। तो ये सीधे तौर से दिखाता है कि मलाला यूसुफजई एक हिपोक्रेट है, जो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर नाचती है। जो वो कहता है वो करती है, और वही सीधे तौर से हमें सब कुछ समझ आती है। सारी चीजें, उनका रिएक्शन आता है, फवाद चौधरी का रिएक्शन आता है, पाकिस्तान फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री जो इंडियन हाई कमीशन है उसको वहां पर तलब करती है, उनको समन करती है। तो ये सारी चीजें एकदम क्लियर इशारा करती है कि इसके पीछे क्या मंशा है। देखिए, वो पाकिस्तान तो अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए राइवलरी के चक्कर में तलब कर लेगा भारतीय हाई कमीशन के डिप्लोमेट्स को, लेकिन अगर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को भारत में तलब करने वाली सूरत हो तो वो तो शायद डेली उनको तलब करना पड़े, जो पाकिस्तान में हालात हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल से हट के आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया कि ये इस वक्त जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं उनके साथ जुड़ा हुआ मामला है। किसी चीज़ को उभारना था ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक हैं उनकी तवज्जो ली जाए और किसी तरह से उनको इस्तेमाल किया जाए। तो इस वाक़े से कितना आपको लगता है कि कामयाब हो रही हैं ओपोनेंट फोर्सेस? देखिए, हम देखते हैं ओपोनेंट, जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने जो इतने सालों से आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और उतने सालों में भी मुसलमान, जो हम पूरे मुसलमानों की बात करते हैं कम्युनिटी की, उनका आप चाहे उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस देखिए, उनका पर कैपिटा इनकम हो या लिटरेसी रेट हो, किसी भी आप लिहाज से देख लीजिए, मुसलमानों के हालात बद से बदतर हुए हैं, नीचे की तरफ एकदम ऐसे रैपिडली वो नीचे की तरफ गए हैं। तो ये बहुत अहम बात थी कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। कभी भी उनके डेवलपमेंट के बारे में किसी ने बात नहीं की है, ना ही ये उनकी इंटेंशंस रही हैं कि मुसलमानों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया जाए, उनको भी मिनिस्ट्री में जोड़ा जाए। आपने देखा होगा कि किस तरह से ट्रिपल तलाक के लिए हम लोगों ने लड़ी, जबकि हमने देखा था 1980s में शाहबानो का जो केस हुआ था, कोर्ट का फैसला नकार के एक जो बुजुर्ग महिला थी, जो उनके गुजारे भत्ते का उनका केस था, उसको पलट दिया गया सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को खुश रखने के लिए। तो ये एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में होता है कि एक महिला के अधिकारों को उनसे कोर्ट का फैसला बदल लिया जाता है। और वही हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इतने साल लगे। पाकिस्तान में भी ट्रिपल तलाक, जो तलाक की बिदअत थी, वो बैन थी, लेकिन हिंदुस्तान में ये होती आ रही थी सिर्फ और सिर्फ जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसकी वजह से। तो मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहती हूँ कि अब मुसलमानों को ये बात समझ में आ गई है कि उनके लिए जरूरी क्या है। एजुकेशन और जो उनका डेवलपमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। यही वजह रही कि चाहे
2019 का इलेक्शन रहा हो या 2014 का इलेक्शन रहा हो या यूपी के हम 2017 के इलेक्शन की बात करते हैं, जो हम स्टेट का चुनाव हुआ था, आप मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जिसकी वजह यही है कि क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के जो बेसिक इश्यूज रहे हैं, चाहे एजुकेशन की बात हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, महिलाओं ने बहुत, जो हमारे देश की मुस्लिम महिला हैं, उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट किया, क्योंकि उनके बात कम से कम किसने की, क्योंकि उनकी तो गिनती ही नहीं होती, तो उनको लगता था कि मुसलमान औरतें सिर्फ अपने जो उनके मियाँ बोलेंगे वहीं वोट डाल के आ जाएंगी। उनको एक एज इंडिविजुअल काउंट किया गया, उनके ओपिनियन को तरजीह दी गई। तो ये बहुत जरूरी है कि अब वो अपनी मर्जी चुनाव में जो वोटिंग होती है उसमें देकर आती है और वोट भी नजर आती है। और यही वजह है कि अपोजिशन पार्टीज इतना डरी हुई है कि उनको इतने सारे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, सब मिलकर भी बीजेपी को हराने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और यही वजह है कि इसलिए लास्ट मोमेंट ये सारी चीजें भड़काने के लिए की जा रही है, ताकि वो मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा कर सके। देखिए, बात यह है कि आपने भी जिक्र किया कि अब भारत में मुसलमानों की मेजॉरिटी को समझ आ रही है कि उनके साथ किस तरह सेकुलरिज्म के नाम पे पॉलिटिक्स की जा रही है। अब हम देखते हैं कि आप जैसी जो बहादुर खातून हैं, जो मुसलमान भी हैं और जो प्रोग्रेसिव भी हैं और 21वीं सदी में इस्लाम को और मुसलमानों को देखना चाहती हैं, और आप जैसी, मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ, लाखों बच्चियां हिंदुस्तान में हैं, मिलियंस रादर बच्चियां हिंदुस्तान में हैं, मगर आप तो चलिए वोकल हैं, ये चंद आप जैसे जो सैकड़ों जो बच्चे हैं वो वोकल हैं, लेकिन ये बात तो मिलियंस को समझ आ गई। वो कैसे ट्रांसलेट होगी कि वो भी आपकी तरह वोकल हो सकें और कह सकें कि इनफ इज़ इनफ, ये बुरके की सियासत नहीं चलेगी, ये हिजाब की सियासत नहीं चलेगी, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें समाज में आगे बढ़ना है। इस तरह का माहौल आपको कैसे और कब बनता नजर आ रहा है? देखिए, हम जो पिछले कुछ सालों की हम बात करते हैं, पहले जैसे कि मैंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को एज इंडिविजुअल काउंट भी नहीं किया जाता था, उनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में मुस्लिम औरतें बाहर निकल कर आई हैं, उन्होंने अपने हक की बात की है। ट्रिपल तलाक को बैन करने की बात हो, चाहे हज पर बिना महरम के जाने के लिए कानून बना हो, तो ये महिला, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो बाहर निकल कर आ रही हैं, अपनी बात रखती हैं। चाहे कोई भी ऐसी बात हो, जो हम हिजाब की बात कर लेते, तो हिजाब या भी माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो हमने टीवी पे, क्योंकि 2-3 दिन से माहौल इतना गरमाया हुआ है, बहुत सारी लड़कियां, कुछ पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडर्स हैं मुस्लिम, वो कहते हैं कि हाँ भाई, ये तो क्योंकि उनकी पार्टी के एजेंडा को सूट करता है, वो कहते हैं कि भाई हाँ, ये तो एसेंशियल है, एसेंशियल टू इस्लाम तो होना, कैसे आप कर सकते हो, हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उसके दूसरी तरफ मेरी जैसी लड़कियां भी हैं जो इस चीज को कह रहे हैं कि एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है, और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है ही। जब पहले ही किसी चीज पे आप किसी के ऊपर थोप दे रहे हैं, एक मानसिकता को, एक सोच को, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस रह कहाँ जाती है? आप माइनर बच्चों को बुर्का, हिजाब और ये सब पहना देती हैं, फिर उसके बाद आप फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं। तो सवाल यही है कि दोनों तरह के लोग हैं, और खुशी की बात यह है कि ज्यादा अब तादाद बढ़ रही है कि लड़कियां बाहर आके अपने हक की बात कर रही हैं, और ये बहुत जरूरी है कि जब हम पढ़े लिखेंगे, समझेंगे, तभी हम सारी चीजों को समझ पाएंगे। और एजुकेशन ही एक वाहिद एक ऐसा जरिया होता है जो अंधेरा होता है उसको दूर कर सकता है, और जो होता नजर आ रहा है हमारे देश में। जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये सियासी माहौल जो स्टेट्स में इलेक्शंस का चल रहा है, जब ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये इशू क्या कम हो जाएगा, दब जाएगा, या ख़त्म हो जाएगा? ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे देश में टाइम टू टाइम जब कोई इलेक्शंस होते हैं, जब दिल्ली में इलेक्शन था तो शाहीन बाग हो गया, और अब यूपी में और 5 राज्यों में, और इलेक्शन में टोटल 5 राज्यों में है, जो मैंने आपको बताया, यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा और मणिपुर। तो यूपी क्योंकि बहुत अहमियत रखता है, जो पूरे जो नेशनल पॉलिटिक्स है, या फिर हम यूपी अकेले स्टेट की बात करें, यूपी अपना अपने एक देश है, बहुत बड़ा राज्य है, और बहुत इम्पोर्टेंस रखता है एक पॉलिटिक्स में। तो ये इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। जब भी ऐसा कुछ चुनाव होता है, तो इस तरह की चीजें स्ट्रेच की जाती हैं पूरी तरीके से, कि अच्छा अब इस तरह से माहौल बनाया जाए ताकि वोट बैंक को यूनाइट किया जा सके। और जो कि हमने देखा सक्सेसफुली दिल्ली में वो चीजें हुई भी, जिस तरह से हमने देखा, दंगे भड़के बह के लोगों ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों को
बहकाया भड़काया, क्योंकि हम देखते हैं अभी भी जो आम लोग हैं उनमें कानून की इतनी समझ नहीं है, उनको नहीं पता। जो अफवाहें फैल जाती हैं कैसा होने वाला है, आपके वोटिंग राइट्स छिन जाएंगे, आपके प्रॉपर्टी राइट्स छिन जाएंगे, आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, तो आम आदमी डर जाता है, उनके अंदर खौफ पैदा हो जाता है, और जो कि मुझे लगता है कि बहुत बहुत डेंजरस है। और यही सारी चीजें हो रही है। आप जिस तरह से हमने देखा पहले ये सिटीजनशिप छीनने की अफवाह उड़ाई गई, अब ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि बीजेपी हिजाब बैन कर रही है, जो कि बहुत बहुत बड़ा झूठ है। यहाँ पर हिजाब बैन की बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म की बात हो रही है। स्कूल यूनिफॉर्म पहले से डिसाइड होता है हर स्कूल में, और वही आपको फॉलो करना है, और जो ऑलरेडी कानून पहले से है हमारे देश में। बात सिर्फ इतनी है, यहाँ पर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, और आम आदमी उस जाल में फंस जाते हैं। लेकिन बाद में सारी चीजें दूर भी हो जाती, सबको समझ आ गया कि सीएनआरसी में किसी की सिटीजनशिप नहीं गई। वैसे ही थोड़े दिन बाद सबको पता चल जाएगा कि हिजाब बैन नहीं हो रहा है, और वैसे भी ये मैटर सब जुडिस है अभी कोर्ट में, तो कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। पता चल जाएगा कि ऑलरेडी सिमिलर 3 फैसले हैं हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट हो या केरला हाई कोर्ट हो या मद्रास हाई कोर्ट, 3 सिमिलर मामलों में हाई कोर्ट्स इंडिया में ऐसे फैसले दे चुकी हैं। उसमें यही है कि ये हमें यूनिफॉर्म को फॉलो करना है, ना कि अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को। बहुत आखिर में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं जो मीडिया है मेन स्ट्रीम का, भारत का हो, इंटरनेशनल हो, बीबीसी हो, उसमें बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग हैं, वो जर्नलिस्ट तो मैं उनको नहीं कहता, वो अब एक्टिविस्ट ही हैं, वो उस पर छाए हुए हैं, और वो इस पे इतना गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैंने bbcurdu.com पे एक आर्टिकल पढ़ा आज सुबह ही, उसमें वो रंगों की बहस कर रहे हैं कि वो दुनिया में ये जो भगवा रंग है ये बहुत गलत तरीके से अब हिंदू इंतहा पसंदों के पास चला गया है। तो इस तरह का जो सुपरफिशियल और बेमानी डायलॉग है वो भारत में भी बहुत चल रहा है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है सोसाइटी में चीज़ों को ना समझने के लेवल पर? देखिए, ये सब पूरी तरीके से, जैसे कि हमने ये वाला, हम कर्नाटका वाले इंसिडेंट की बात करें जो कल वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उसमें लड़कों का जो ग्रुप था, जब आप बुर्का पहन के आते हैं, आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को एग्जिबिट करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, तो दूसरा भी, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे देश में मुसलमानों ने कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया नहीं जो अधिकारों के साथ मिलती है, जो हमें जब हमारे राइट्स मिलते हैं साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन वो, जैसे कि मैंने कहा कि जो सेक्युलर पार्टीज थी जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आती थी, उन्होंने कभी उनको समझाया नहीं कि भाई जिम्मेदारियां भी होती है, तो जिम्मेदारी भी निभानी है। और नतीजा ये रहा कि उनको वो बिगड़ गए, और अब जब उनको डंडा मार के ठीक किया जा रहा है, उनको सारी चीजें करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो उनको लगता है भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है। उनको विक्टिम कार्ड वो आराम से निकाल के बैठ जाते हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है, इस्लाम खतरे में और मुसलमान खतरे में हिंदुस्तान का। तो ये बार बार कहने की कोशिश की जा रही, आप अगर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी पहन के जाते हैं तो ये तो आपका धर्म है, लेकिन जब दूसरा पहन के आ जाता है तो आप कहते हैं कि भगवादारी गुंडा है। तो यही बात आपको समझने की जरूरत है कि जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी लेकर जाते हैं साथ में, तो वो नफरत का अखाड़ा अपने आप बन जाएगा। आप थोड़ा पीछे हटिए, सामने वाला भी पीछे हट जाएगा। थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगे, इंसान बनकर हम स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते हैं। जब आप पहले से ही एक प्रेजुडिस के साथ जाते हैं तो फिर सीखने या पढ़ने के लिए रह कहाँ जाता है। आपने पहले ही ओपिनियन बना लिया, पहले ही आपके दिल में फर्क आ जाता है, तो बेहतर बनने के लिए आपके पास स्कोप कहाँ रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक्त दिया और जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे हमारे व्यूअर्स को आगाह किया। Thank you so much for having me on your show. व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे अंबर जैदी साहिबा की, जिन्होंने दिल्ली से जो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो हमें बताईं और उसका भरपूर तरीके से एनालिसिस किया। ये मसला वाकई ही पॉलिटिकल है और देखेंगे कि आने वाले दिनों में भारत की स्टेट्स में जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर ये किस तरह नेगेटिव या पॉजिटिव असरअंदाज होता है। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और अंबर जैदी साहिबा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उस पर डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए या पेपॉल के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं।